Good evening, student. Yesterday we have started the beginning of the age of revolutions. So we will proceed it further that how American Revolution began. What are the reasons behind that? What are the causes of the American Revolution? As we know that the American Revolution is also known as the American War of Independence कि ये revolution हुआ था और इससे अमेरिका ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ा था. हमने लास्ट तक बेटा मिडिल कॉलोनीज तक किया था. नो मोर the original inhabitants of native Americans were known as Red Indians. They spoke numerous languages. जो कहता है जो एक्चुअल में उसके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो वहाँ के वसनीक थे, जो एक्चुअल जाने जाते हैं, जो नेटिव है वहाँ के, उसको रेड इंडियंस बोलते हैं. वो बहुत सारी भाषाएं बोलते थे. वो पीपल बहुत कोऑपरेटिव थे, फ्रेंडली थे. उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल्स पालना. Causes of American Revolution, problems with the administrative system. मेन रीज़न क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था दैट वाज नॉट गुड. द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वाई हम पढ़ेंगे. द ब्रिटिश पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटेड दीज अमेरिकन कॉलोनीज. उन्होंने क्या बनाई? अमेरिकन कॉलोनीज बना दी. हर एक कॉलोनी का एक गवर्नर और लोकल लॉर्ड काउंसिल था. गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो लोकल काउंसिल थी वो जो कॉलोनी के रहने वाले लोग थे, रेजिडेंट्स थे, वो अपॉइंट करते थे. लेकिन द लोकल काउंसिल वॉज गिवन सम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. उनको कुछ पावर्स दे रखी थी, लेकिन ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स वो डायरेक्टली डील विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स थे उसमें इंटरफेरेंस किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी. देवर ओपन क्लैशेस बिटवीन द लोकल लॉर्ड काउंसिल एंड द गवर्नर. गवर्नर में और लोकल काउंसिल में क्या होती थी? हमेशा क्लैशेस रहते थे बिकॉज जो इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेती थी. तो फिर काउंसिल बनाने का मतलब क्या था? द गवर्नर ट्राइड टू प्रमोट द ब्रिटिश इंटरेस्ट वेयर द लोकल काउंसिल वर्क टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनिस्ट. जो गवर्नर था वो चाहता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरेस्ट के बारे में सोचूं, और जो लोकल काउंसिल थी वो चाहती थी कि जो कॉलोनिस्ट है, रेजिडेंट है, उनके बारे में सोचूं. द कॉलोनिस्ट वांटेड द राइट टू मेक लॉज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. वो चाहते थे कि हमारी नीड्स के हिसाब से लॉज बनाए जाए. सो दे स्टार्टेड अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम ऑफ द राइट टू इनेक्ट लॉज एंड इम्पोज टैक्स ऑन दिम. तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध जाना शुरू कर दिया कि हमारे लिए जो आपने लॉज बनाए हुए हैं वो सही नहीं बनाए, और जो हमारे पर टैक्स लगाते हैं वो सही नहीं है. Second, a better restrictions and exploitation of the colonies. The colonies were subjected to several political restrictions and exploitation. इनको बहुत सारी exploitation face करनी पड़ती थी, बहुत सारी restrictions थी इनके ऊपर politically. They could not establish relation amongst themselves without the permission of British government. ये जो colonies थी, एक colony दूसरी colony के साथ relation नहीं maintain कर सकती थी without the permission. They could not manufacture paper, steel, woolen garments on their own. अपना हैंडीक्राफ्ट ये इस तरह का पेपर स्टील ये नहीं बना सकते थे. दे आर फोर्स टू इम्पोर्ट ऑल दोज आइटम्स फ्रॉम द इंग्लैंड. उनको ये सारी चीज़ें इंग्लैंड से मंगवानी पड़ती थी, वहाँ से महंगे रेट में मंगवाते थे. दिस रिस्ट्रिक्शंस कॉस्ट एंगर अमंग द कॉलोनिस्ट. इससे उन्होंने कॉलोनिस्ट के अंदर क्या कर दिया? गुस्सा पैदा कर दिया. नेक्स्ट है बैन ऑन एक्सपेंशन ऑफ colonies. The colonies expanded themselves by defeating Native Americans in the various wars. जो colonies थी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई खुद में. उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो नेटिव अमेरिकन थे उनको छोटे छोटे युद्ध करके हराया. दे वॉन्टेड टू एक्सपैंड टू द वेस्ट. उन्होंने वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. हाउएवर किंग जॉर्ज III ऑफ इंग्लैंड डिड नॉट अलाउ देम टू डू सो. जॉर्ज किंग जो था राजा था इंग्लैंड का, थर्ड राजा था, उसने उनको अलाउ नहीं किया ऐसा करने के लिए. ही वॉन्टेड टू अवॉइड मोर वॉर्स. वो चाहता नहीं था कि और युद्ध हो. ही हिमसेल्फ वॉज इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट ट्रेड विद नेटिव अमेरिकन. वो चाहता था कि मेरा जो नेटिव अमेरिकन है उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बने व्यापार के. दिस लेड टू ए आउटरेज अमंग द कॉलोनिस्ट. इसने क्या किया? और रोष पैदा कर दिया कॉलोनिस्ट के बीच में. ही इज़ द प्रिंस ऑफ द इंग्लैंड किंग जॉर्ज III. फिर है इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व इन सेवरल वॉर्स ईदर इन द लोकल वॉर्स विद द कॉलोनिस्ट और द अदरवाइज. इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट छोटी छोटी वॉर्स युद्ध करते रहते थे. लोकल वॉर्स होती थी कॉलोनिस्ट के साथ या किसी और के साथ. दे नीडेड मनी टू फंड दीज वॉर. इसके लिए पैसा चाहिए होता था, और ये मनी कैसे आती थी? टैक्स वगैरह लगा के. ठीक है, कोई भी ओकेजन होता तो टैक्स लगा देना. इन 1764 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द शुगर एक्ट पास किया गया, और उस पर शुगर इंपोर्ट के ऊपर भी क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया. 1765 में स्टैम्प एक्ट पास हो गया. दिस मेड
बेरिंग ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प कंपल्सरी फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर स्टैंप जो थी रेवेन्यू स्टैम्प कंपल्सरी कर दी। दिस टाइम द कॉलोनीज रिफ्यूज टू पे द टैक्स, ये एक किस्म का टैक्स ही था जो उनसे ऐंठा जा रहा था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। दे प्रोटेस्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द राइट टू चार्ज एनी टैक्स ऑन द कॉलोनिस्ट हैड नो रिप्रेजेंटेटिव इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो हम कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। द लीडर्स ऑफ द, क्या लिखा है, मैसाचुसेट्स कॉलोनी मोबिलाइज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर कॉलोनीज अगेंस्ट दिस लॉस, उन्होंने उनको इकट्ठा किया, ठीक है, और उन्होंने इस लॉस के अगेंस्ट, इस कानूनों के अगेंस्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया, जिसे बोलते हैं मैसाचुसेट्स असेंबली। द स्लोगन क्या था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यदि रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कोई भी टैक्सेशन का रूल नहीं होगा। It is the most famous slogan of the American Revolution, and in this matter, the people from the American colonies stood united। इस तरह से वो सारे इकट्ठे हो गए जितनी भी कॉलोनीज थी। अल्टीमेटली दे फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू विड्रॉ द स्टैम्प एक्ट, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो स्टैम्प एक्ट जो है वो वापस ले ले। बेटा थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है बच्चे, इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। आपको आई विल गिव यू असाइनमेंट। थैंक यू बेटा।